हेलो डियर, आपका स्वागत है इस क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम जो प्रोग्रेशंस हैं उसके अगले दो टाइप के जो प्रोग्रेशन है वो ख़त्म कर लेंगे। ठीक। तीन तरह के प्रोग्रेशन होते हैं, एपी, जीपी एंड एचपी। एचपी अपने सिलेबस में है नहीं, इसके अलावा और भी प्रोग्रेशन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर जो होंगे मेनली एपी होएगा, कुछ कुछ जीपी होएगा। एपी और जीपी को हम अच्छी तरीके से कर लेंगे और इसको मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि ये होता क्या है, आपको ये पता चल। ठीक है, तो एपी हम पहले कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। जीपी और एचपी, जीपी के ऊपर कई सारे क्वेश्चन और एचपी का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में कर दूंगा। तो प्रोग्रेशंस में जो श्रेणियां हैं उनमें तो सब कुछ हमें पता होना चाहिए, वो पता हो जाएगा। ठीक है, एपी हम कर चुके हैं, अब जीपी स्टार्ट करते हैं। जैसे एपी को मैंने सिंप्लीफाई किया था, ऐसे ही जीपी भी बहुत ही सिंपल सी एक प्रोग्रेशन है। क्या, देखो, मान लो पहले मैंने लिखा 3, इसको फिर मैंने 2 से गुणा किया। एपी में क्या था, सेम नंबर ऐड कर रहे थे, इसमें सेम नंबर से गुणा कर रहे हैं। 3 को डबल कर दिया, 6 को डबल कर दिया, 12 दूनी 24 दूनी 48 एंड सो ऑन। इसमें फर्स्ट टर्म को हम बोल देंगे जी 3, और जो कॉमन रेशियो है उसको हम बोल देंगे 2। फिर ये कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो है जो ये फर्स्ट वाली टर्म को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि सेकंड वाली आ जाए, या फिर सेकंड वाली को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि थर्ड वाली आ जाए। तो कैसे पता चलेगा सेकंड टर्म कितने गुना है फर्स्ट टर्म की, ये देख लो। कोई भी एक अगले वाली टर्म कितने गुना है उससे पहले वाली टर्म की। थर्ड टर्म कितने गुना है सेकंड वाले टर्म की। थर्ड टर्म है अपनी 12, सेकंड टर्म थी 6, तो आपको ये पता चल जाएगा अच्छा 2 से गुना किया था। तो ये जो कॉमन रेशियो है ये कुछ भी हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये फ्रैक्शन में हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। ऐसे भी हो सकता है कि मान लो एक टर्म है 24, फिर उसके बाद हो गई, इसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 36। ये हो जाएगा ना, 3 2 12 3 36, फिर 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 18 3 54, फिर 27 3 81 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ए क्या आ गया, यहाँ पर ए आ गया 24, यहाँ पर आर कॉमन रेशियो क्या आ गया 36/24 कर लो, 3/2, 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस सीरीज़ के लिए। ठीक है, ये एक और सीरीज हो गई। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर दिखाऊं, देखो 20 एंड यहाँ पर ए है 20 और कॉमन रेशियो है -1/2 मान लो। ठीक, तो -1/2 यानी कि -10, फिर -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, फिर -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5/2 एंड सो ऑन। ठीक, तो किसी भी तरह की जीपी बन सकती है। जीपी ऐसे भी बन सकती है कि पहली टर्म जो है वो छोटी है, फिर बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। कॉमन रेशियो इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। कॉमन रेशियो जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, समझ में आ गई बात। सिंपल एक चीज़ यूनिवर्सल है क्या, कि कोई एक टर्म होगा उसको एक फिक्स नंबर से गुणा किया तो अगली टर्म आ गई, उसको एक फिक्स नंबर से सेम नंबर से गुणा किया तो अगला टर्म आ गया, उसको मल्टीप्लाई किया तो अगला टर्म आ गया। तो इसको हम बोलेंगे ए फर्स्ट टर्म, और ये है कॉमन रेशियो। इसको हिंदी में बोलेंगे, एपी के अंदर क्या था, कॉमन डिफरेंस, तो सार्व अंतर बोला था हिंदी में। ऐसे ही सार्व अनुपात, रेशियो क्या होता है, अनुपात। ये सिंपल सी। ठीक, ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना। पिछली स्लाइड पर जो है ये चीज़ें, ये मैं लिखने का मौका दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, एक आधी और चीज़ बताता हूँ। देखो, अब मैं आपको इसका जनरल टर्म बता देता हूँ, तो अब आप क्या करो, मैं आपको लिखने का मौका दे रहा हूँ। फिर ये एक बार ये लिख लो, आपको ये जीपी के एग्जाम्पल लिखने हैं, ये चीज़ एक बार लिख लो पॉज करके। अब मैं अगली चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, ये भी आप लिख सकते हो, है? क्योंकि जो फर्स्ट पेज पे है ये मुझे मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक, अब देखो भाई, तो
इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? इसकी जनरल फॉर्म होगी कि हमारे पास स्टार्टिंग में एक फर्स्ट टर्म है, उसको मैंने किसी न किसी नंबर से गुणा किया तो अगला टर्म आ जाता है। तो वहाँ पर जिस चीज़ से मैं गुणा कर रहा हूँ उसको हम मान रहे हैं कॉमन रेशियो, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इसको आर से गुणा किया तो आ गया ए आर। इसको मैं फिर से आर से गुणा करूँगा, फिर से, तो अगला टर्म आ जाएगा ए आर स्क्वायर। फिर से आर से गुणा करूँगा तो अगला टर्म आ जाएगा ए आर क्यूब। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है, देखो ज़रा ध्यान से, जो पहला टर्म था उसमें आर कितनी बार था? आर से गुणा करना पड़ा था क्या? नहीं, पहला टर्म तो ए था। दूसरे टर्म के लिए मुझे एक बार आर से गुणा करना पड़ा, तो दूसरे टर्म के लिए आर से कितनी बार गुणा करना पड़ा? एक बार। तीसरे टर्म के लिए, थर्ड टर्म के लिए कितनी बार? दो बार। फोर्थ टर्म के लिए कितने बार गुणा करूंगा? तीन बार। इसका मतलब क्या है? देखो, इस सेकंड टर्म के लिए मैं फर्स्ट टर्म को अगर एक बार आर से गुणा करूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट टर्म को दो बार आर से गुणा करूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगा। देखो, सॉरी, दो बार आर से गुणा करूंगा तो थर्ड टर्म आ जाएगा। अगर मैं तीन बार आर से गुणा करूंगा तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको nth टर्म निकालना है तो a इंटू ए को कितनी बार आर से गुणा करना पड़ेगा? n-1 बार, एक कम बार। ठीक, क्लियर है? अगर आपको सेवंथ टर्म निकालना है किसी भी एपी का तो a इंटू आर की पावर 6। जैसे एपी के अंदर क्या हो रहा था? एपी के अंदर हो रहा था कि अगर हमें 10th टर्म निकालना है तो ए के अंदर, एपी में चीज़ें जुड़ती हैं, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो एक कम बार जुड़ रहा था। अगर 10वां टर्म निकालना है तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 9 बार जोड़ रहे थे हम, a प्लस 90। इसमें गुणा कर रहे हैं तो आर को 6 बार गुणा कर रहे हैं, तो आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर 6 बार, उसी को तो आर की पावर 6 लिखते हैं। तो समझ में आ गया? क्या ये फॉर्मूला रटने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है? स्कूल में तो हम ये रट रहे थे, हैं, बट ये बहुत ही ईजिली हम समझ के कर सकते, मतलब रटने की ज़रूरत है ही नहीं, समझ के याद रख सकते हैं, है ना? ओके, अब नेक्स्ट है सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम। इस फॉर्मूले को ईजिली प्रूव किया जा सकता है। मेरे ख्याल क्लास 11th की एनसीईआरटी में है, उसके अंदर इसका ईजी सा प्रूफ है, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। एक जीपी बनाते हैं, उसको आर से गुणा करके एक और जीपी बनाते हैं, उनको जोड़ते हैं, ये आ जाता है। सॉरी, उनको घटाते हैं, ये आ जाता है। ठीक है, तो आपको इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको ये याद रखना है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो, सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम क्या होगा? ए गुणा में किसी भी जीपी की एन टर्म्स का सम, ए गुणा में आर रेज टू पावर एन माइनस में 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पर ऊपर वाले को भी -1 से गुणा कर दूं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रूफ भी अगर मैं करवा दूं तो भी याद रखने में वो मदद नहीं कर रहा, और ज़रूरी भी नहीं है, तो फिर क्यों करवा के टाइम वेस्ट किया। किसी को अगर क्यूरियोसिटी है तो 11th क्लास की एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड करो, ऑनलाइन देख लो। ठीक है, इसको भी -1 से गुणा करूंगा, इसको भी -1 से गुणा करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन पलट जाएगा, नीचे वाले का भी साइन पलट जाएगा। ऊपर नीचे सेम नंबर से गुणा हम कर सकते हैं, ऊपर भी -1 से, नीचे भी -1 से, तो ये आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रख लो, एक ही बात है। समझ में आ गई बात? एक ही बात है। जनरली अगर आर जो है अपना वो 1 से छोटा हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। बुक्स में ऐसे लिखा होता है कि सम ऑफ एन टर्म्स ये होता है इफ आर इज ग्रेटर देन 1, और ये होता है इफ आर इज लेस देन 1। ऐसा नहीं है, सेम ही चीज़ है। आप ऐसे लिख लो कि भैया a माइनस बी बटे में b माइनस सी, ऐसे लिख लो। इसको मैंने पलट दिया, b माइनस ए नीचे हो गया c माइनस बी, तो ये सेम ही तो चीज़ है। बस हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें नेगेटिव से डील ना करना पड़े, जब r 1 से छोटा है, जब r की वैल्यू हाफ है, अगर आप इसको यूज करोगे तो हाफ -1 माइनस हाफ लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, अदरवाइज वो कट जाएगा माइनस। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, अदरवाइज फॉर्मूले दोनों ही सेम है, कोई फर्क ही नहीं है, आप देख पा रहे हो। ठीक, क्लियर है भाई? तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊं, देखो
मान लो मैंने एक एपी ले ली, इसका फर्स्ट टर्म है 3 और जो कॉमन रेशियो है दैट इज इक्वल टू 2, वो एपी होगी 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 एंड सो ऑन। अगर आपको बताना है इसका 8th टर्म तो सिंपल सी बात है a इंटू आर रेज टू पावर 7, यानी कि 3 इंटू आर है 2 की पावर 7, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको बताना है सम ऑफ 10 टर्म्स तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, a आर रेज टू पावर n माइनस में 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ठीक है, तो a क्या है, a है जी 3 और 10 टर्म का सम बताना है, तो यानी कि 2 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, ये आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, इजी है, याद रख लोगे। ओके, चलिए। भाई की बैटरी डाउन हो गई है, इसके सेल बदलने पड़ेंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं। ये बता दिया। नेक्स्ट है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स का सम। तो ये क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास दो तरह की जीपी हो सकती है। एक तो ऐसी जीपी हो सकती है जो बढ़ती रहे, जैसे 3, उसी जीपी का एग्जांपल ले लेते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 एंड सो ऑन। यहाँ पर ए जो है वो 3 है और आर जो है वो 2 है। या फिर एक और जीपी ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू -2। देखो अब 3 -2 से गुणा करूंगा -6, अब -2 से गुणा करूंगा 12, अब -2 से गुणा करूंगा 24, -2 से गुणा करूंगा 48। ठीक है, तो ये भी एक हिसाब से ऐसी जीपी है जो बढ़ रही है, 3 के आगे 12 के आगे 48। आप बोलोगे सर ये नंबर घट गया, मैं जस्ट ये देखना चाह रहा हूं कि जो पॉजिटिव टर्म्स हैं वो बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो यहां पर अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स का सम करोगे तो वो क्या आएगा, वो प्लस माइनस इन्फिनिटी आएगा। क्यों आएगा अभी बता दूंगा, टेंशन मतलब, प्लस माइनस इन्फिनिटी आएगा। अगर ऊपर वाले केस में मैं देखूं 3 6 12 24, अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स का सम करोगे तो यार आगे आगे तो टर्म्स बढ़ रही है। 1000वीं टर्म बहुत बड़ी होगी, 2000वीं टर्म बहुत बड़ी होगी, 1 करोड़वीं टर्म है बहुत बड़ी होगी। हम तो इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, वो तो 1 करोड़ से बहुत बड़ा होता है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इस एपी का होगा प्लस इन्फिनिटी, और इस एपी का जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। कैसे बताता हूं, इंटरेस्टिंग है। अगर मैं ऐसे देखूंगा, इन दोनों का सम क्या है, नेगेटिव, इन दोनों का सम क्या है, नेगेटिव। भाई देखो -3 है और यहां पर सम है -12, ऐसे ही अगली दो का सम क्या आएगा, नेगेटिव, और आगे आगे नेगेटिव बढ़ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि माइनस इन्फिनिटी है सम, क्योंकि इन दोनों का सम नेगेटिव, इन दोनों का सम नेगेटिव, इन दोनों का सम नेगेटिव और आगे बढ़ रहा है। या फिर इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूं, देखो ये एक डिबेटेबल सी बात है, प्लस माइनस इन्फिनिटी हम बोल सकते हैं। अगर मैं 3 को बाहर निकाल दूं कि मैं 3 को नहीं ले रहा, इन दोनों का सम कितना है, पॉजिटिव, इन दोनों का सम कितना है, पॉजिटिव, ऐसे ही अगले दो का सम कितना होगा, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव सम है वो बढ़ रहा है। पहले एक पॉजिटिव और उसके बाद बड़े बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं, तो सम क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। इस जीपी का तो प्लस माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर वाले का इन्फिनिटी होगा। हाँ, अगर जीपी की टर्म ऐसे घटती रहे, कैसे देखो, बारह, मान लो ये -12 है, फिर हो गया -6 -3 -3/2। यहां पर मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू -12 एंड r इज इक्वल टू 1/2। मैंने घटता हुआ बना दिया क्या, ये बाद में बढ़ता हुआ देखते हैं। a है -3, एक बार रुको यार, a है -3 एंड r इज इक्वल टू हाफ, हाफ नहीं, r इज इक्वल टू 2। तो 3 दूनी 6 -6, फिर से 2 गुना -12,
फिर से माइनस का 24, तो यहाँ पर नेगेटिव है, बड़ा नेगेटिव टर्म, बड़ा नेगेटिव टर्म, बड़ा नेगेटिव टर्म, तो ये तो पक्का नेगेटिव आएगा इसका सम, और बढ़ रहे हैं नंबर। बड़ा नेगेटिव आप ये मान लो कि छोटा है एक हिसाब से, ज़्यादा नेगेटिव मैं कहना चाह रहा हूँ, और ज़्यादा नेगेटिव, और ज़्यादा नेगेटिव, और ज़्यादा नेगेटिव, -24 और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा है। वैल्यू बड़ी है, वैल्यू बड़ी होती जा रही है, साइन नेगेटिव है, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा क्योंकि वैल्यू बड़ी होती जा रही है, और माइनस साइन का यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो दो तरह की जीपी हैं मेरे भाई। अगर इंक्रीजिंग जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी अगर बढ़ते हुए क्रम में है, आगे वाले टर्म बड़े आ रहे हैं, या फिर मैं ऐसे बोलूं जो आर की वैल्यू है वो क्या है, वो 1 से बड़ी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 1 से बड़ी है, क्योंकि अगर मैं 1 से छोटे नंबर से गुणा करता हूँ तो चीज़ें घटना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर मैं 6 को हाफ से मल्टीप्लाई करूँ तो 3, फिर हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 3/2, तो AP के टर्म की वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता वो, अगर पूछेगा तो इन्फिनिटी। ठीक है, इसके लिए माइनस इन्फिनिटी, इसके लिए प्लस इन्फिनिटी, इसके लिए प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब जिसके बारे में वो पूछता है वो है डिक्रीजिंग जीपी। अगर एक जीपी है, ऐसे मान लो अब 12 आधा कर दिया, 6 का आधा कर दिया, 3 का आधा कर दिया, 3/2, ये घट रही है। यहाँ पर a की वैल्यू है 12 और कॉमन रेशियो है 1/2। ठीक, तो यहाँ पर इनफाइनाइट सम नहीं आएगा। अब बोलोगे क्यों सर, देखो ये 12 था, 12 से छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, ये तो छोटा होता जा रहा है। इसके आगे तो 3/4, फिर 3, बहुत ज़्यादा छोटा होता जा रहा है। एक जगह पर ये जाकर बिल्कुल 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में निकालूं, ये हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला बना सकते हैं हम। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी होता है a इंटू, अब r जो है यहाँ पर 1 से छोटा है, तो मैं फॉर्मूले का कौन सा रूप यूज कर लूंगा, मैं फॉर्मूले का ये वाला रूप यूज कर लूंगा, ये दूसरे वाला, r जो है 1 से छोटा है इसलिए। ठीक, तो 1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर इन्फिनिटी बटे में 1 माइनस आर, एन की जगह इन्फिनिटी लिखा हमने, एन टर्म्स का ये सम होता है तो इनफाइनाइट टर्म्स का ये सम होगा। अब आर जो है वो 1 से छोटा है, अगर आप 1/2 की पावर 1 करोगे तो आ जाएगा 1/2, 1/2 की पावर आप कर दोगे 2, तो ये छोटा हो जाएगा। अब छोटी चीज़ की आप पावर बढ़ा रहे हो, 1 से छोटा नंबर चाहे 2/3 ले लेना, ये मत सोचना सर आपने ऊपर 1 ले लिया। ऐसे ही 1/2 की पावर 3 कर दोगे तो 1/8, ये तो बहुत छोटा। अगर 1/2 की पावर 1000 कर दी तो भाई साहब भयंकर छोटा। 1/2 की पावर 10 करोगे तो 1/1024। ऐसे ही अगर आपने तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी कर दी, तो भाई जितनी पावर बढ़ती जाती है ये छोटा होता जाता है। इनफाइनाइट पावर कर दोगे तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। आपने इनफाइनाइट पावर कर दी तो ये 0 हो जाएगा। जितनी बड़ी पावर ये उतना छोटा आ रहा है, तो पावर आपने बहुत बड़ी कर दी तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो इसको मैं 0 से इक्वेट कर सकता हूँ आर रेज टू पावर इन्फिनिटी को, तो 1 माइनस 0 1, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स a/1 माइनस आर। ये प्रूव करने का फायदा है, क्योंकि अगर आप भूल भी गए तो आप 15 सेकंड में प्रूव करके एग्जाम में इसको यूज कर सकते हो। ये तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी। अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो है? अब लेस देन 1 का क्या मतलब है, लेस देन 1 का ये मतलब है -1 0 और 1 इसके बीच में अगर r है, तो अगर r इसके बीच में है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 0 और 1 के बीच में आप लोगे तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, और 0 और -1 इस रेंज में अगर r है
तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आपसे पूछा जा सकता है, और वो आप कैसे बताएंगे मेरे भाई? इस फॉर्मूले का यूज, इफ -1 इज लेस देन r इज लेस देन 1, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, इफ मॉड्यूलस r इज लेस देन 1। r का मॉड्यूलस लेने पर सिर्फ मैं r की वैल्यू देखूं, r का साइन ना देखूं, तो वो 1 से छोटा होना चाहिए। r की वैल्यू अगर -2/3 भी होगी तो साइन को हटाओ, 2/3 1 से छोटा है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, साइन को हटा दो, जो वैल्यू है वो अगर 1 से छोटी निकली, आपके कन्फ्यूजन को और दूर कर दिया मैंने, वो 1 से छोटी निकली तो इसका मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म हम निकाल सकते हैं और ये होएगा। ठीक है भाई, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकाल कर देखें फिर, जो मैंने एग्जांपल दिया था उसका, इसका, तो इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या हो जाएगा? आगे पेज छोड़ा है मैंने, नहीं छोड़ा, कोई नहीं, यहीं पर निकाल के बता देता हूँ ऊपर। तो देखो, इसमें a जो है 12 है, और भाई r जो है 1/2 है, ये देख लो, आप अपनी नोटबुक पर लिख लेना, a इजिकल टू 12, ये आपको सेव नहीं मिलेगा, r इजिकल टू 1/2, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इजिकल टू a ओवर 1 माइनस r, a इजिकल टू 12, 1 माइनस हाफ इजिकल टू हाफ, तो दैट इजिकल टू 24। अगर इस जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम आप देखोगे, 12 चाहे 3 जो आधी हो रही है, तो 24 होगा। अगर r हाफ है तो फर्स्ट टर्म का डबल होता है इनफाइनाइट टर्म्स का सम। क्लियर है? तो अब उम्मीद मैं ये करता हूँ कि भाई आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी, अब आपकी टिप्स पर ये सारी चीज़ें होंगी, इनको हम आगे यूज़ करेंगे जीपी में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ज्योमेट्रिक मीन और बता देता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, फिर हम क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। गुणोत्तर माध्य, जैसे मैंने आपको अरिथमेटिक मीन बताया था, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? एवरेज। अगर आप इन सब का अरिथमेटिक मीन करेंगे, ठीक है, समांतर माध्य करेंगे हिंदी में, तो वो मैंने आपको बताया था कि a1 प्लस a2 प्लस a3, इन सब को जोड़ दो, n नंबर है तो n से डिवाइड कर दो, ज्योमेट्रिक मीन होगा, इन सब को गुणा कर दो, अगर n नंबर हैं तो पावर को 1/n कर दो, a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू an की पावर 1/n, यानी कि nth रूट निकालनी। अगर 10 नंबर हैं तो पावर 1/10, या फिर यहाँ पर 10 लिख दो। जब क्यूब रूट निकालते हो तो यहाँ पर 3 लिखते हो, ठीक है। तो अगर 4 नंबर है तो 1/4। तो ऐसे ही ABCD का ज्योमेट्रिक मीन क्या होएगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B क्या होएगा? 2 नंबर हैं तो दोनों का प्रोडक्ट, और इनकी पावर क्या हो जाएगी? इनकी पावर हो जाएगी हाफ, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A B एंड C वो क्या होएगा? 3 नंबर हैं तो तीनों की गुणा, और पावर जो है 1/3। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ABCD 4 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होएगा? 4 नंबर हैं तो चारों का प्रोडक्ट, और पावर क्या? 1/4। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। क्लियर है भाई? ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे? देन अगर ये नंबर्स जीपी में हैं, अगर ये तीनों नंबर्स जीपी में हैं, तो अगर ये तीनों नंबर्स जीपी में हैं तो बीच वाला नंबर जो है इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होगा। जीपी का मतलब ये होता है इन दोनों के बीच में जो नंबर आया है वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है, इन दोनों के बीच में आया है ये नंबर, ठीक है। अगर नंबर्स एपी में होते हैं तो बीच वाला नंबर इन दोनों की एवरेज होता है, ठीक है। तो a+c/2 होता है, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होता है। ऐसे ही नंबर्स अगर जीपी में है तो बीच वाला नंबर इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ए और सी का अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू बी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो b² इज इक्वल टू ac। वही बोला है मैंने, ठीक, वही बोला है। इसको आप एक और तरीके से प्रूव कर सकते हो। कैसे? अगर ये तीनों नंबर जीपी में हैं तो कॉमन रेशियो आप कैसे निकालोगे? सेकंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड करोगे। आप ये देखोगे ना, ए को कितने से गुणा किया कि बी आ गया, तो आप बोलोगे बी डिवाइडेड बाई ए, बी जो है ए का कितने गुणा है, और सेम वैल्यू आनी चाहिए कि बी को कितने से गुणा किया कि सी आया, तो सी डिवाइडेड बाई बी भी सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो अब देखो बी को इधर लाओगे, b² इज इक्वल टू ac,
मेन बात इसको प्रूव करने की नहीं है, प्रूव करने के लिए तो ये ईजी है, समझ कि अगर 3 नंबर जीपीए में है यानी कि बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन है। और यही चीज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको देखने को मिलती है जब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 नंबर होते हैं। आ गया याद? ए बी सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू बाहर वाले दो का प्रोडक्ट। ठीक, क्लियर है भाई? गुणोत्तर माध्य क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ूँ, क्वेश्चन कर ले इसी नॉलेज के ऊपर बेस्ड। चलिए बताइए, मेरे बताने से पहले क्वेश्चन को करोगे पोज करके। इन ए जीपी द थर्ड टर्म, अब तीसरी टर्म जो nth टर्म होती है वो होती है a इंटू आर रेज टू पावर n-1। अगर nth टर्म है तो r की पावर उससे एक छोटी होगी। अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि तीसरी टर्म यानी कि AR2, तीसरी टर्म है तो r की पावर 2 होगी, दैट इज इक्वल टू 24। छठी टर्म यानी कि AR की पावर 5 इज इक्वल टू 192। जैसे एपी के अंदर हम क्या देख रहे थे, हम लीनियर इक्वेशन सोल्व कर रहे थे। तीसरी टर्म के लिए हम ऐसे लिख रहे थे a+2d, छठी टर्म के लिए a+5d ऐसे लिख रहे थे। और हम देख रहे थे इनके बीच में कितने का अंतर आया, 3d की क्या वैल्यू है। यहाँ पर प्लस माइनस देखते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूँ पहले वाली इक्वेशन को दूसरी से, a से a कट गया, देन आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर गया तो 1/r³ इक्वल टू 24 8 192, यानी कि r³ इज इक्वल टू 8 एंड r इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर आपको पता है r की दो वैल्यूज और हो सकती हैं। r³ माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है ये। r की वैल्यू एक तो 2 है, मतलब r की 3 वैल्यूज आएंगी, बट वो रियल नहीं आएंगी। तो हम रियल नंबर से डील करते हैं अपने सिलेबस में जनरली 99.99% ऑफ द टाइम्स। r की वैल्यू 2 ही लिखेंगे। क्लियर है भाई? r की वैल्यू 2 हो गई। ओके, क्या पूछा है? फाइंड द 10th टर्म। तो 10th टर्म क्या होएगा? a इंटू आर की वैल्यू r की पावर 9। r की वैल्यू आ गई, अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो कहीं पर भी r की वैल्यू रख दो। अगर यहाँ पर मैं r इज इक्वल टू 2 रख दूँ तो r इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, तो a इज इक्वल टू 6। तो 6 इंटू 2 की पावर 9 जो कि होती है 512। मैंने आपको बताया है 2 की पावर आपने 12 तक रट के रखनी है, 4 की पावर आपने 6 तक रट के रखनी है, 3 की पावर आपने 6 तक रट के रखनी है। ठीक है, 2 3 4, 2 की पावर रटते हो तो 4 की पावर भी रटी ही जाती है। ठीक है, 5 की पावर 5 तक रट के रखनी है। ये चीज़ें बता रखी हैं मैंने। ओके जी, तो 12 6 72, 6 5 30, 3072 आंसर इज ऑप्शन। ओके, क्लियर? अब आगे बढ़ रहा हूँ। The fifth, eighth and 11th term of a GP are P, Q and S respectively. Find Q square। ठीक है, फिफ्थ टर्म क्या होगी? A इंटू आर की पावर 4 दैट इज इक्वल टू P। पांचवी टर्म ये है। आठवीं टर्म क्या होगी? A इंटू आर की पावर 7 Q। और 11वीं टर्म होगी A इंटू आर की पावर 10 इक्वल टू S। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जामिनर। ओके, अब वो बोल रहा है क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 14। ठीक है, तो पी प्लस एस, पी और एस को जोड़ने से आ रहा है ये? नहीं आ रहा। पी डिवाइडेड बाई एस से भी नहीं आ रहा। पी इंटू एस करने से आ रहा है? पी इंटू एस करने से देखो 2 बार तो ये आ गया ए स्क्वायर, और यहाँ पर आर जो है 4 बार है, यहाँ पर आर 10 बार है, तो टोटल आर 14 बार हो जाएगा। ये आ गया। तो हाँ जी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू एस, दैट इज ऑप्शन। ठीक, अदरवाइज इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं थी। मैं एक मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ। टू टेल ए मज़ेदार चीज़ देयर शुड बी ए मज़ेदार नया पेज। अगर अपने पास एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, जीपी के बारे में ही बता दूंगा।
इस एपी कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं जी 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16 एंड सो ऑन। ठीक, इस एपी का आपने फर्स्ट वाला टर्म उठाया जो कि है 7, फिर एक में 2 जोड़ दो, मान लो आपने तीसरा टर्म उठाया 1 2 3 13, ठीक है, फिर इसमें 2 जोड़ दो, आपने पाँचवा टर्म उठाया, तो 16 और 3 19, ये हो गया ना पाँचवा, 1 2 3 4 5। तो हुआ क्या मेरे दोस्त, देखो ध्यान से, पहले और दूसरे में गैप था 3 का, इन दोनों में गैप था 3 का, आपने पहले और तीसरे में डायरेक्टली गैप देख लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही गैप 2 बार आ जाएगा 6 का, यहाँ पे भी आपने 2 टर्म स्किप किए तीसरे और पाँचवें में, यहाँ पर भी गैप 6 का। तो अगर आप एक काम करते हो, एक एपी है उसमें पहला टर्म उठाया, फिर 2 जोड़ के तीसरा उठाया, फिर 2 जोड़ के पाँचवा, या फिर पहला उठाया फिर 3 जोड़ के चौथा, फिर 3 जोड़ के सातवां, यानी कि ऐसे टर्म्स उठा लेते हो जिनमें इक्वल गैप है, ये भी एक एपी होएगी, ये भी एक एपी होएगी, क्योंकि बस आप कर क्या रहे हो, एक सीरीज है उसका एक टर्म उठा लिया, जरूरी नहीं है पहला, आपने 10वां उठा लिया, 10 में 5 जोड़ दो, 15वां उठा लिया, 10th 15th एंड 20th टर्म, ये भी एपी फॉर्म करेंगे, क्योंकि 10वें और 15वें के बीच में 5 टर्म्स का गैप है, तो जो कॉमन डिफरेंस था उसका 5 गुना डिफरेंस हो जाएगा इधर, और इधर भी उसका 5 गुना हो जाएगा, तो इस सीरीज में सेम डिफरेंस हो जाएगा ना इन दोनों टर्म में और इन दोनों टर्म में, बस जो अपनी एक्चुअल एपी का 5 गुना हो जाएगा, बस ये भी एक एपी बना लेंगे। ऐसे ही जीपी में होएगा, अगर आप, मैं जीपी ले लेता हूँ 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96, 5 टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक। अगर आप इसका फर्स्ट उठा लो, इसमें 2 का गैप दे दिया आपने, थर्ड उठा लिया, फिर 2 का गैप दे दिया, फिफ्थ उठा लिया, तो वही जो कॉमन डिफरेंस, मतलब एक बार गुणा करके मैं अगला टर्म ले रहा था, एक बार और गुणा करके ये ले रहा था, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या था, 2 था, इसमें 4 आ जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म 3 है, तीसरी टर्म क्या है 12, 1 2 3 4 5वीं टर्म है 48, तो देखो 3 चौके 12, 12 चौके 48, तो एक ठीक ठीक सा, मतलब सेम गैप देखकर अगर आप टर्म उठा लोगे, सेम गैप देखकर, तो ये जो है, मतलब ये वाली टर्म्स भी, पहली तीसरी पांचवी, ये भी जीपी में होंगी, जीपी की टर्म उठाई है तो, ठीक है, 10वीं 15वीं 20वीं जीपी में होंगी हैं। अगर आपने उठा ली 12वीं, 12 और 3 फिर 15 और 3 18, ये टर्म उठा ली, ये भी जीपी में होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन में क्या था, उसने बोला कि 5वीं 8वीं और 11वीं टर्म ये है, कई बार देता हो एक क्वेश्चन, ठीक है, तो 5 और 3 8 और 3 11, अच्छा इसका मतलब ये जीपी में है, और अगर ये जीपी में है तो हमें पता है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, ये मैंने आपको बताया, 3 चीजें अगर जीपी में हैं, अगर 3 वैल्यूज जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, 3 चीजें अगर जीपी में है तो इसका मतलब क्यू जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है इन दोनों का, ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली बता सकते थे, ठीक है, दोनों तरीके से बताना जरूरी था यहाँ पर। ओके नेक्स्ट बताओ। द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या होएगा, दूसरा टर्म है तो आर एक बार होएगा, इसका स्क्वायर है क्या फोर्थ टर्म, ठीक है, फोर्थ टर्म होएगी ए आर का क्यूब, ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर क्यूब, काट पीट लेते हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू आर एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, यानी कि ए की वैल्यू -3 है तो दोनों की वैल्यू -3 होगी, डिटरमाइन द सेवन्थ टर्म, तो सेवन्थ टर्म क्या होगी भाई, सेवन्थ टर्म हो जाएगी ए इंटू आर की पावर 6 है, और एक हिसाब से आर और ए तो सेम ही है, यानी कि आर और ए की जो भी वैल्यू है उसकी पावर 7, आर यहाँ पर 6 बार है, एक बार यहाँ पर आर है, ए और आर बराबर ही है, तो -3 की पावर 7 हो जाएगा, 3 की पावर 6 क्या होती है, 3 का क्यूब होता है 27, का स्क्वायर होता है 729 इंटू
पावर ओड है तो नेगेटिव रहेगा, यूनिट डिजिट एक का ही मैच हो रहा है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ें। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16, पहली 3 टर्म, एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3, 6 टर्म तक बात जारी है। ठीक है, अभी लिखते हैं फिर। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इनका सम है 16। अब चौथा टर्म होएगा ये, पांचवा टर्म होएगा जिसमें 4 बार आएगा, ये छठा टर्म हो जाएगा जिसमें 5 बार आएगा, दैट इज इक्वल टू 128। और एक चीज़ मैंने आपको बता रखी है जीपी के बारे में, जनरली एक इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब आप देखो, पहली वाली टर्म को कितने से गुणा करोगे, नीचे वाली आ जाए आर क्यूब, इसको आर क्यूब, इसको आर क्यूब, यानी कि नीचे वाली टर्म में अगर आपने, या फिर ऐसे ही मान लो सिंपली, अगर मैं इनको ऐसे डिवाइड कर दूं एक इक्वेशन को दूसरी से, तो यहाँ पर अगर आप आर क्यूब कॉमन ले लोगे तो जो भी अंदर आएगा वो हो जाएगा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ये कट जाएगा ऊपर वाले के साथ। तो 1/r क्यूब इज इक्वल टू, ये कट रहा है 16 8 128, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 8, यानी कि r इज इक्वल टू 2। अब आप कहीं पर भी r की वैल्यू पुट कर दो, ऊपर वाले में पुट करना ईजी रहेगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी पावर्स हैं। अगर मैं इसके अंदर r इज इक्वल टू 2 पुट कर दूँ, 2 का स्क्वायर 4a यहाँ पर हो गया, 2a यहाँ पर हो गया, 1a यहाँ पर हो गया, तो 4a प्लस 2a 6a प्लस 1a 7a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16/7। और उसने यही पूछा है कि पहला टर्म बताओ, हिंदी में उसने नहीं पूछ रखा। ठीक है, नेक्स्ट। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन उठाया है, ये मतलब ऑप्शंस यहाँ पर है नहीं, बट आप करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ मैं बस। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 4 ऐसे पद ज्ञात करिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिनका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक। ठीक है, देखते हैं। तो जो सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म होएगा, फर्स्ट टर्म कौन सा होएगा, थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से कितना बड़ा है, क्लियर। सेकंड टर्म बड़ा है, ठीक है, तो ए आर, ये सेकंड टर्म होएगा, एक बार आर होएगा, चौथे टर्म में 3 बार आर होएगा, सेकंड टर्म चौथे टर्म से बड़ा है 18। तो देखो फिर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ इसको इससे। ऊपर अगर मैं ए कॉमन ले लूँ, आ जा रहा है आर स्क्वायर माइनस 1 ऊपर। नीचे अगर मैं ए आर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और वहाँ पर आ जाएगा ए आर कॉमन लेने पर आर स्क्वायर इक्वल टू 9/18। अब देखो, आर स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस आर स्क्वायर, तो इससे मैं इसको काटूंगा, -1 पर चला जाएगा। सेम चीज़ है, बस ऐसे उल्टे हो रखे हैं, इसका -1 गुना है वो, ए से ए कट जाएगा। ठीक है, इस माइनस को मैं उधर भी भेज सकता हूँ, उधर भेज दिया मैंने, इधर रख लो। उधर भेजने का क्या मतलब है कि दोनों तरफ -1 से गुणा कर दिया, इधर पॉजिटिव हो गया उधर माइनस हो गया। ठीक है, अब 1/r इज इक्वल टू -1/2, यानी कि r इज इक्वल टू -2। ठीक है, इतना तो सोल्व कर ही लोगे। अब ए की वैल्यू निकालनी है, क्या पूछ रहा है वो, चारों टर्म पूछ रहा है तो बता देंगे। ए की वैल्यू किसी भी एक के अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, r इज इक्वल टू -2 पुट करो, r इज इक्वल टू -2 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर 4a माइनस ए, 3a इज इक्वल टू 9, इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 3। तो चारों टर्म निकालने, पहला टर्म हो गया 3, दूसरा टर्म कैसे आएगा, इसको r से गुणा कर दो, -2 से, -6, इसको -2 से गुणा करोगे 12, इसको -2 से गुणा करोगे 24, आ गया। ये चारों टर्म है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ भी पूछ सकता है कि भाई सेकंड और थर्ड टर्म का सम बता दो,
इनका डिफरेंस बता दो, इनके स्क्वायर का सम बता दो, थर्ड टर्म बता दो, कुछ भी पूछ सकता है। इसके बेस पर आप बता दोगे, पांचवा टर्म बता दो, जो भी है। क्लियर है भाई? द सेकेंड टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 12 मोर देन द फर्स्ट टर्म। तो जो सेकेंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 12 ज़्यादा है, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा ए आर, फर्स्ट टर्म है ए, इससे 12 ज़्यादा। द थर्ड टर्म इज 28 मोर देन द सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है ए आर, इससे कितना ज़्यादा है 28। और इक्वेशन कई तरीकों से किए जा सकते हैं, मैं आपको जनरलाइज्ड मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, जो आप हर एक तरह के इक्वेशन में थोड़ा सा ही बदलेगा तो लगा पाएंगे और बढ़िया टाइम में इक्वेशन निकल रहा है, ठीक है। ओके, तो फिर डिवाइड करें एक को दूसरे से। ऊपर अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आ रहा है आर माइनस वन, और नीचे अगर मैं ए आर कॉमन ले लूँ, यहाँ पर आ जाएगा आर माइनस वन इज इक्वल टू 12/28। और यहाँ पर वो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ टर्म, देख लेंगे भाई। चलो, तो आर माइनस वन से आर माइनस वन गया, ए से ए गया, तो 4 ये 12, 4 7 28, आर इज इक्वल टू 7/3। अब आप क्या कर सकते हो, आर की वैल्यू इसमें रख सकते हो और उसके बाद ए की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो पूछ रहा है क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, यानी कि फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटा दूँ तो फोर्थ टर्म होएगी ए आर क्यूब माइनस थर्ड टर्म होएगी ये। वो जो एक्चुअल में हमसे पूछ रहा है ए आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो देखो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, आर की वैल्यू है, यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू आएगी, और थर्ड टर्म निकाल लो, फोर्थ टर्म निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो। मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूँ, देखो आपके पास ये चीज़ तो है ही, अगर मैं इन दोनों में से ए कॉमन लूँ, ए इंटू आर माइनस वन, ये चीज़ तो है ही आपके पास, इनकी वैल्यू क्या है, ए इंटू आर माइनस वन की, इसकी वैल्यू है 12, और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपके पास है 7/3, तो 7/3 इंटू 7/3, जो उसने पूछा आप इसी से निकाल सकते हो, ए निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर आपको लगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप ए निकाल के बाद में कर लो। अब मैंने आपको बता दिया है, तो ध्यान आ जाए तो भी ठीक, ध्यान नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है भाई? अननेसेसरी याद करने की चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो नेसेसरी है याद करने की वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इनके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना चल जाएगा। 3 चौके 12, 7 7 49, 49 चौके कितना होएगा 50 माइनस 1 इंटू 4, 200 माइनस 4, 196/3, 65 1/3, यानी कि ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूँ, ये बताओ, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी, पहली 3 टर्म्स का सम ये है और उनका प्रोडक्ट ये है, फाइंड द कॉमन रेशियो। तो इसमें इसने सिर्फ 3 टर्म्स ही इन्वॉल्व की हैं, पहली 3 टर्म, उनका सम ये है, प्रोडक्ट ये है। तो करने को इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, दो तरीके से करके दिखा देता हूँ। पहला टर्म ए, अगला टर्म ए आर, अगला टर्म ए आर स्क्वायर, ठीक है। ये 3 टर्म मैं मान लूँ, इनका सम क्या आ गया, इनका सम आ गया 39/10। चलो दोनों तरीके से ही कर लेते हैं। और इनका प्रोडक्ट, ए कितनी बार आएगा 3 बार, ए अगर गुणा करूंगा, और आर कितनी बार आएगा 3 बार, आर क्यूब इज इक्वल टू 1, यानी कि ए आर का होल क्यूब इज इक्वल टू 1, यानी कि ए आर इज इक्वल टू 1। आप ये डायरेक्टली भी देख सकते हैं ना, क्लियर है? ए इंटू आर इज इक्वल टू 1। एक तो आपको ये पता चल गया कि ए और आर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है, ओके जी। तो चलिए अब मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है कॉमन रेशियो। वहां पर मैं हर एक चीज़ को आर के रूप में लिख दूंगा, यानी कि ए जो है उसकी जगह 1/r लिख दूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं ये चीज़ लिखूँ, ए इज इक्वल टू 1/r, तो 1/r यहाँ पर आ जाएगा 1, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए की जगह 1/r लिखूंगा, एक आर से एक आर चला जाएगा, आर इक्वल टू 39/10, ठीक है। इस 1 को उधर भेज दो, ठीक है।
1/r प्लस r इज इक्वल टू 29/10। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँ, मैं सारी स्टेप्स लिख रहा हूँ ताकि बाद में आपके पास सेव हो जाएं चीज़ें, ठीक है। 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 29/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10r स्क्वायर, इधर ये r जाएगा, -29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मुझे r की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो r की दो वैल्यू पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसे दो नंबर देखो जिनका प्रोडक्ट है 10 इंटू 10, जिनका प्रोडक्ट है 100 और जिनका सम है, इसका साइन बदल दो 29, साफ साफ दिखेंगे आपको, 2500 के 100, 25 और 4 29, ठीक। लेकिन एक्चुअल आंसर क्या होएगा? आर स्क्वायर का कोफिशिएंट 10 है, इक्वेशन में मैं आपको बता चुका हूँ, 10 से डिवाइड करो तो भाई 5/2 और 2/5, ये दो वैल्यू हो सकती हैं आर की। आपको समझाने के लिए कि ये दोनों वैल्यू कैसे हो सकती हैं, तो यहाँ पर हमें ए निकालना पड़ेगा ना, आर की। हाँ देखो, आर की वैल्यू अगर मैं 5/2 करूँ तो ए की वैल्यू क्या है? ए जो है आर का रेसिप्रोकल है, ए की वैल्यू हो जाएगी 2/5, यानी कि फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हो जाएगा 1, इसको 5/2 से गुणा करके आया, इसको 5/2 से गुणा करके आया, फिर ये है। अगर मैं आर की वैल्यू 2/5 लूँ तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5/2, इसका रेसिप्रोकल अगला 1, अगला 2/5। जस्ट समझा रहा हूँ, ये निकालने की जरूरत नहीं है ना। कॉमन रेशियो, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉमन रेशियो की ही हमें वैल्यू निकालनी थी, ठीक है भाई, क्लियर है। अब आपको एक छोटा तरीका बताऊंगा। अगर वो आपसे बोले कि भाई 3 टर्म है एक जीपी की और उनके बारे में बता रहा है, उनका सम इतना है, उनका प्रोडक्ट इतना है, 3 टर्म है एक एपी की, तो अगर एपी की 3 टर्म्स आपने माननी है तो आप क्या मानोगे? तो मानोगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर एपी की 5 टर्म आपने माननी है तो आप मानोगे, बीच वाली को ए मान लो, इससे दो इधर माननी है, ये हो जाएगी ए माइनस डी, ये हो जाएगी ए माइनस 2डी, समझ रहे हो? इससे अगली वाली हो जाएगी ए प्लस डी और इससे अगली वाली हो जाएगी ए प्लस 2डी। समझ में आ गया मैं कैसे मान रहा हूँ? सर इससे क्या होएगा? इससे ये होएगा दोस्त, जब आप इनका सम करोगे तो माइनस डी से प्लस डी गया, -2d से +2d गया, और जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो a माइनस डी, a प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ईजी हो जाती हैं चीज़ें। ऐसे ही अगर आपसे बोल रहा है कि जीपी की 3 टर्म है, उनका सम ये है, उनका प्रोडक्ट ये है, ऐसे बोले तो देखो बीच वाली टर्म को a मान लो, इससे पहले वाली कैसे? अब कॉमन रेशियो है r, देखो एपी में कॉमन डिफरेंस था d, अगली टर्म निकालने के लिए डी जोड़ रहे हैं, पहली वाली टर्म में आने के लिए डी घटा रहे हैं। ऐसे ही यहां पर अब आपको ये भी डाउट आएगा कि सर अगर वो 4 टर्म बोल दे, 6 टर्म बोल दे, तो भी इलाज बताता हूं। देखो अगर वो 4 टर्म बोल रहा है तो यानी कि 2 टर्म इधर हैं, 2 टर्म इधर हैं, जो बीच है वो यहां पर है, तो बीच में ए मान लो, बीच में क्या मान लो? अपने मन ही मन में ए। अगली टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस डी, अपने मन ही मन में ए मान लो, अगली टर्म ए प्लस डी, ठीक है। और अगली टर्म ये वाली क्या हो जाएगी? ए प्लस, हाँ ऐसे मत मानो, रुको ये मेरे को बताने दो अभी। ए प्लस डी मान लो, ए माइनस 2d, हाँ यही करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। सुनो अब, ये वाली टर्म मान लो ए प्लस डी, ठीक है, ये वाली टर्म मान लो ए माइनस डी, एक पहले वाली। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों टर्म के बीच में कितने का फर्क है? ये ए से डी आगे है, ये ए से डी पीछे है, 2d का फर्क है ना। तो इससे 2d आगे a प्लस 3d अगली टर्म हो जाएगी, इससे 2d पहले मतलब 2d घटा दो, a माइनस 3d पहले वाली टर्म हो जाएगी, अगर 4 टर्म मानने हैं। चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स कभी कभी ही होती हैं एक आधे सवाल में, बट वो भी आपको आना चाहिए ना। अब जीपी में अगर 3 टर्म माननी है तो बीच वाली टर्म मान ली a, अगली टर्म क्या हो जाएगी? अगली टर्म के लिए r से गुणा कर देंगे, पहले वाली टर्म के लिए r से भाग कर देंगे। सर इससे क्या फ़ायदा? जब इनकी गुणा करोगे तो r से r कट जाएगा, a क्यूब आ जाएगा, समझ रहे हो?
ऐसे करेंगे। 5 टर्म के लिए भी सेम, ए अगली वाली ए आर, उससे अगले वाली ए आर स्क्वायर, इससे पहले वाली ए बाई आर, इससे पहले वाली ए बाई आर स्क्वायर। पहले जाने के लिए आर से भाग कर दो और पहले जाने के लिए और आर से भाग कर दो, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो भाई, इससे कर सकते हैं भैया, देखो ये वाला क्वेश्चन। तो 3 टर्म, इसको मैं यहीं पे ले लेता हूँ। 3 टर्म जो हैं उनका सम आया 39/10, उनका प्रोडक्ट आया 1, तो वो मैंने 3 टर्म मान ली है। क्वेश्चन नंबर 27 है ये। एक मैंने मान ली ए बाई आर, एक मैंने मान ली ए, और एक मैंने मान ली ए आर। तो इन तीनों टर्म का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, उसने 1 बोला है इन तीनों का प्रोडक्ट, हाँ जी। तो आर से आर कट गया, यानी कि ए क्यूब इज इक्वल टू 1, यानी कि ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसने हमसे पूछा है कॉमन रेशियो, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब उसने बताया है कि तीनों का समय 39/10, अब मैं ए की वैल्यू 1 रख रहा हूँ यहाँ पर, 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10। ए की वैल्यू 1 रखने पर यह हुआ, ठीक है। 1 को उधर भेजूंगा, 29/10, 1/r प्लस आर, यानी कि 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 29/10। अब वही सेम कहानी, आर के वैल्यू आगे आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, बस काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा ऐसे में। क्लियर? अगर आपको ये डाउट आ रहा हो इसमें 4 टर्म कैसे मानेंगे ना, कई बच्चों खाया हो गए, ठीक है। देखो 1 2 3 4, बीच की वैल्यू ए मान लो, अगली हो जाएगी ए आर, इससे पहले वाली हो जाएगी ए बाई आर, ये ए आर, ये ए बाई आर। अब आप ये देखो, ये दोनों कंजिक्यूटिव टर्म हैं, इनके बीच में कितने आर से गुणा करना पड़ रहा है। इसको एक आर से गुणा करूंगा तो आर कट जाएगा, एक और आर से गुणा करूंगा तब जाके ए आर आएगा। आर स्क्वायर है कॉमन रेशियो, इसको अगर मैं आर स्क्वायर से गुणा करूंगा तो ए आर क्यूब, और इसको आर स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ए बाई आर क्यूब, ठीक। हालांकि इतने की जरूरत लगता नहीं मेरे को पड़ेगी, आपको एक आधी बार पड़ जाती है रेयरली, उसके लिए हम तैयार हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर ये तीनों जीपी में है तो आपको पता है जब भी 3 नंबर जीपी में होते हैं तो उसका सिंपल भाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि बी जो है इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है। ओके जी, तो ये बोला है इफ ए बी सी जीपी में है और एक ये कंडीशन है तो एक्स वाई जेड किस में होंगे। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। थर्ड्स एंड इंडिसेस में अगर आपको ध्यान हो ऐसे क्वेश्चन आए हैं, उनको हम कैसे करते थे बताओ, याद करने की कोशिश करो। इस तरह के क्वेश्चन आते थे थर्ड्स एंड इंडिसेस में, तो हम ये करते थे ए की पावर 1/x इज इक्वल टू बी की पावर 1/y इक्वल टू सी की पावर 1/z इज इक्वल टू के कर देते थे, ये सारे बराबर है। फिर मन ही मन में ए की पावर 1/x इज इक्वल टू के, इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ पावर को x रेज करते हैं, यही है ना, ए की पावर 1/x इक्वल टू के, ऐसे ही था, हाँ जी। दोनों तरफ की पावर को x, यहाँ पर भी रेज टू पावर x, यहाँ पर भी रेज टू पावर x, इट इज इक्वल टू के रेज टू पावर x। और ऐसे ही b रेज टू पावर y, b रेज टू पावर 1/y इज इक्वल टू के, इट इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू के की पावर y। और c की पावर 1/z बराबर है k, तो इट इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू के की पावर z। और हमें एग्जामिनर ने बता रखा है, ये वाली कंडीशन लगा दो यहाँ पर, ठीक है, कि b का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी कि k रेज टू पावर y का स्क्वायर, यानी कि k की पावर 2y इज इक्वल टू a इंटू सी, यानी कि k की पावर x इंटू k की पावर z। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, k की पावर 2y इज इक्वल टू बेस से में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी k की पावर x प्लस z। अब बेस से में तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हो,
इट इम्प्लाइज दैट 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ये कब होता है? ये तब होता है जब एक्स वाई जेड एपी में हो। एक्स वाई जेड किस में हो? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 315। ओके जी, कुछ टर्म्स का सम 315 है। हुज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो आर 5 and 2, फाइंड द लास्ट टर्म। ओके जी, कुछ टर्म्स का सम 315 है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस वन। अब मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहा हूँ? 1 माइनस आर रेस टू पावर एन भी कर सकता हूँ, क्योंकि नीचे आर माइनस वन आएगा और आर जो है 1 से बड़ा है, वो है, तो मैंने ये वाला यूज़ कर लिया, इसमें हम कंफर्टेबल रहेंगे। इट इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स, मुझे पता नहीं एन की वैल्यू क्या है, वो 315 है। ठीक है, इस इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? 5। आर की वैल्यू क्या है? 2। 2 की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, 1। ठीक है, 5 5 छिके 30, 5 दिए 15। इट इम्प्लाइज दैट इस 1 को मैं इधर ले आऊँगा, 2 रेस टू पावर एन इज इक्वल टू 64, एन इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2 की छठी पावर करने पर 64 आता है। अब ये बोल रहा है लास्ट टर्म, यानी कि छठा टर्म, 6 टर्म्स की सीरीज है, तो छठा टर्म क्या हो जाएगा? ए इंटू आर रेस टू पावर 5। ए की वैल्यू क्या है? 5। आर की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 की पावर 5 क्या होएगा? इसको मैं क्या करूँगा? 2 की पावर 4 इंटू 2 ऐसे करूँगा, ताकि 2 और 5 मिलके 10 मिल जाए। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, इसमें से एक 2 छीन के इसको दे दूंगा। ठीक है, डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा 160 ऑप्शन। ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रही है सीरीज? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये वाली प्रोग्रेशन, करना नहीं है। अगर थोड़े से भी अगर अपन कंफर्टेबल भी हो, एक बार और देख लेना इन लेक्चर्स को। वैसे भी आपको 3 बार तो कंटेंट में से गुजरना ही है, उसके बाद आप अनकंफर्टेबल हो ही नहीं सकते, मेरा दावा है। इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको। इफ द अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर दिस एंड दिस। अरिथमेटिक मीन, वो दोनों नंबर मैंने मान लिए ए और बी। अरिथमेटिक मीन ये होएगा ए प्लस बी बाई 2, जो कि है 12.5। इट इम्प्लाइज दैट उन दोनों नंबर्स का सम क्या हो गया? 25। और ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा अंडर रूट ए बी, दैट इज इक्वल टू 12। इसका मतलब है कि ए बी इक्वल टू 144 दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट तो है 144, सम है 25। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट को तोड़ो। ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिनका सम 25 हो। 16 निम में 144, इन दोनों का सम 25 है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स? इन दोनों का डिफरेंस क्या है भाई? 7। आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर? इफ अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य 8 और 5, अरिथमेटिक मीन 8 है। अब मन ही मन में करते हैं, a प्लस बी बाई 2 8 है। अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी रूट्स, तो रूट्स मैंने मान ली कि a और b हैं। a और b का ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन यानी कि a प्लस बी बाई 2 8 है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? 16। डायरेक्टली आप देख पा रहे हो, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन यानी कि अंडर रूट ए इंटू बी 5 है, ए इंटू बी क्या हो जाएगा? स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट ए इंटू बी 5 है, तो ए इंटू बी 25। ठीक, क्लियर? तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 25 है, सम 16 है। ओके जी, हम तोड़ भी सकते हैं। बाकी उसने बोला क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो हमें अलग अलग वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। वो रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0, खत्म कहानी।
जस्ट ये बताने के लिए क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं दिए हैं मैंने यहाँ पर, कैसे कैसे वो यूज़ कर सकता है इन चीज। ठीक है भाई, क्लियर है? तो घबराना नहीं है, यही नॉलेज यूज होगी क्वेश्चन के अंदर, जो मैं आपको हर चैप्टर में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही नॉलेज यूज होगी, उसी में महारत हासिल कर लो, आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं विद मिनिमम प्रिपरेशन पॉसिबल, मैक्सिमम एफिशिएंसी आप लेकर आ सकते हैं। ठीक, देखो सिलेबस मैं ऐसे भी करवा सकता हूँ, मान लो इतना सिलेबस है, मैं आपको इतना पढ़ा दूँ, पहला केस। दूसरा केस मैं ये कर सकता हूँ कि इतना सिलेबस है, मैं आपको इतना पढ़ा दूँ और पेपर में आप जाओ आपको कुछ छूट जाए। तीसरा है कि इतना सिलेबस है और मैं आपको इतना सा पढ़ा दूँ, एक स्टेप बिल्कुल हल्का 10-15% ऊपर, 20% जस्ट, और वो भी एक्सपेक्टेड सा जो वो लेवल कर सकता है। तो क्या है, वो थोड़ा सा लेवल अब भी करेगा तो भी हमें आ जाएगा, ना हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाया ना हमने कम पढ़ाया, हमने जो भी उसका लेवल है उसके सारे पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए कुछ परसेंट एक्स्ट्रा एज रखते हुए कि कैसा भी पेपर हो, तो ये मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो आपने छोड़ दिया तो सीधा नुकसान होगा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, 1% भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है भाई? अब ये बताओ, पी क्यू आर एस आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ट्राई करो। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड वो नहीं होता कि हम कन्वेंशनल से। यहाँ पर हम खुद से, इसने क्या बोला है कि पी क्यू आर एस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हम पी क्यू आर एस की वैल्यू पुट कर लेते हैं, सिंपल तो है, पी क्यू आर एस, और ऐसी वैल्यू पुट करेंगे तो ईजी है। तो मैंने पी को मान लिया 1, फिर इसको डबल कर दूंगा, फिर इसको डबल कर दूंगा, इसको डबल कर दूंगा। अब कुछ भी ले सकते थे, पी की वैल्यू 3 ले लो, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। अब इसकी वैल्यू 8 ले लो, 8 तीये 24, तीये 72, तीये 216। हमें जीपी ही तो बनानी है, ये जीपी में है, तो कैसी जीपी बनाए, मुश्किल बनाए या आसान बनाए? मुश्किल बना के भी उत्तर आ जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी। आसान से बना ली ना, फर्स्ट टर्म ले ली ए, और सेकंड टर्म, और फर्स्ट टर्म ले ली 1, और कॉमन रेशियो ले लिया 2, सिंपल। ठीक, खुद एक जीपी बना ली, देख लेंगे ये किसकी किसके बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, इंटू में 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है जी, 21 इंटू में 20, 84। अभी इसको सोल्व मत करो, ठीक, इतना हमने कर लिया। अब मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, तो पी क्यू आर एस अगर मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8, तो क्या ये इसके बराबर आएगा? 8 चौके 32 दूनी 64, नहीं आ रहा, साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं इनका सम करूंगा तो इसके बराबर आएगा, नहीं, 8 और 2 10 15, नहीं आ रहा, साफ साफ दिख रहा है। अब नेक्स्ट वाला पी इंटू क्यू, तो पी इंटू क्यू अगर मैं इसको चेक करूंगा, 1 इंटू 2 2, प्लस 2 इंटू 4 8, 4 8 32, इसका स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं, 8 और 2 10, 42 का स्क्वायर, 42 इंटू 42। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक 2 उठा के इसको दे दूँ तो ये 42 बन जाएगा, ये भी 42, तो सेम ही है, दिस इज द आंसर। नहीं तो आप अगला चेक करोगे, अगला नहीं मिलेगा सेम। सर अगर अगला भी सेम मिल गया, ये दोनों तो एलिमिनेट हो चुके हैं, तो वैल्यू बदल लेना एक बार, एक का 3 गुना 3 गुना 3 गुना कर लेना। ठीक है, क्लियर है? करोगे ऐसे ही? फिर एक और क्वेश्चन, ये बताओ, पी क्यू आर एस आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो अभी मान लेते हैं पी क्यू आर एस की वैल्यू, पी क्यू आर एस 1 2 4 8, तो ये जो है ये ए पी में होगा, जी पी में होगा, एच पी में होगा, एच पी हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो पी क्यूब यानी कि 1 प्लस क्यू क्यूब यानी कि 8, यही है ना, फिर क्यू क्यूब यानी कि 8 और 4 का क्यूब 64, ठीक है, 4 का क्यूब 64, 8 का क्यूब 512, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 72, और ये क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 576।
अब ये एपी में तो है नहीं, यहाँ पर कितना जुड़ रहा है? एपी में क्या होता है, यहाँ पर जितना गैप है उतना ही यहाँ पर गैप है। यहाँ पर तो 100 से भी छोटा गैप है, यहाँ पर देखो 400 के करीब का गैप है। एपी में तो है नहीं, साफ साफ दिख रहा है, ऐसे नज़र मारते ही दिख जाता है? हमारे सिलेबस में एपी और जीपी है, एचपी में मिलेगा नहीं है? या तो नन आएगा या जीपी अपने सिलेबस के हिसाब से है। एचपी फिर भी बेसिक मैं आपको करवाऊंगा ही। तो ये देखो, ये इसका 8 गुना है, ठीक है? क्या ये 8 गुना है? जी हाँ 8 गुना है, तो इट इज इन जीपी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिकॉज हम सीरीज कर रहे हैं तो एक छोटी सी बात मैं और आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा, जो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में बता चुका हूँ। सीरीज कर रहा हूँ तो मेरा दिल किया आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करवा दूँ। देखो, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एन से। इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक, अगर आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम करना है तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा एन स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक में मैं पहले करवा चुका हूँ, बट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ यहाँ। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा एन क्यूब से। तो ये जो पहले वाला है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, वो लिख दो और उसका स्क्वायर कर दो। ठीक, क्लियर है भाई? अब इसके अलावा अगर मैं और सीरीज एक आधी बनाऊँ, 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस n × n+1, ये हो जाएगा समेशन ऑफ n × n+1। समझ में आ गया? 1 उसकी गुणा उससे अगले नंबर से, 2 से अगले नेचुरल नंबर से, प्लस 2 की गुणा 3 से, प्लस 3 की गुणा 4 से, प्लस 4 × 5 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा n × n+1 × n+2। ये आपको याद कैसे रहेगा मैं अभी बता दूंगा, घबराने की बात नहीं है। हैं, ये नहीं है कि कई बच्चों को दिल का दौरा पड़ जाए ये देख के, टेंशन मत लो, बहुत ही ज़्यादा इजी है, जितना आप सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा इजी है। दिस इज इक्वल टू सिग्मा n n × n+1 × n+2। क्या सर इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे? हाँ आएंगे, इरेलीवेंट होएगा तो मैं ही नहीं करवाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो ये बहुत ही सिंपल है। क्या देखो, ये 2 टर्म तक है। हाँ जी सर 2 टर्म तक है, तो बस एक टर्म एक्स्ट्रा लिख दो और टोटल कितनी टर्म हो गई? 1 2 3, 3 लिख दो। नहीं, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स बन गई एक टर्म बढ़ा दो और जितनी भी टोटल टर्म्स हो गई वो नीचे लिख दो। ये 3 टर्म तक है प्रोडक्ट। हाँ जी सर, तो एक और टर्म अगली वाली लिख दो, n+2 तक है, n+3, और 1 2 3 4 होगी तो नीचे 4 लिख दो। ठीक है, सेम चीज इससे दिखाऊं, ये एक टर्म तक था। हाँ जी सर, तो मैंने एक और टर्म अगली लिखी, टोटल 2 टर्म होगी, इसके ऊपर भी लागू हो रहा है लॉजिक। ठीक, याद रखने के लिए। क्लियर है भाई? रिसेंट एग्जाम्स में इसके ऊपर आए हैं क्वेश्चन, 2 वाले पेयर के ऊपर आए हैं, 3 वाले पर भी आ सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल करा देता हूँ। एग्जाम्पल, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 एंड सो ऑन प्लस 10 × 11, ये आपने करना क्या है, यहाँ पर n जो है वो ये है। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये 10th टर्म है, तो 10 ही टर्म हुए। कई बच्चों को लगता है n जो हो 11 है, नहीं, n जो हो वो 10 है, तो 10 × 11 × 12 बटे में 3, 440, ये होएगा उत्तर। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं फिर? चलो, अब ये देखो, अब जो मैंने आपको बताया है वो क्यों बताया है यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ये करने की कोशिश करो। जब आप इसको देखोगे ध्यान से, 2 + 4 + 3 + 9 + 4, पहले तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सीरीज़ क्या है,
कई बार एग्जामिनर क्या करता है, दो सीरीज को मिक्स कर देता है। ठीक है, देखो 2 3 4 फिर 5 आएगा आगे, 2 3 4 5 6, ओके। और एक दूसरी सीरीज मिक्स है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे 5 का स्क्वायर है। ठीक है, एक्चुअल में कर क्या रखा है भाई ने, उसने 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक बोल रहा है वो बोल रहा है कि 40 पदों का, यानी कि 20-20 टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर गिनती 1 से तो स्टार्ट की नहीं है, हाँ जी सर 1 से नहीं की। अगर 1 से स्टार्ट करी होती तो लास्ट टर्म क्या होता, 20। अब की बार होगा 21। 1 से स्टार्ट नहीं कर रही, 2 से स्टार्ट करके 20 तक जा रहा है, ओके। तो ये एक तो ये वाली सीरीज होगी। दूसरी सीरीज होगी ये वाली जोड़ में, 2 का स्क्वायर लिखा भाई ने, 3 का स्क्वायर लिखा, 4 का स्क्वायर लिखा, ऐसे ही 20 टर्म्स तक है। और भाई 2 से स्टार्ट कर रखा तो 21 का स्क्वायर लिखा। इनका हमने सम बताना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एक सिंगल रंग से कर दें। अब आपको 2 से लेकर 21 का सम आप वैसे बता सकते हैं, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये बता दो आप इनको है? और एक आप ये बता दो, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 21 का स्क्वायर। और इसमें से आप क्या कर दो, बिकॉज अगर आप ये बताओगे तो आपने एक यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया, एक यहाँ पर, इसमें से -2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये हम इजीली कर सकते हैं, तो कर दें फिर मामला सेट। ठीक है, 21 तक है, 21 n × n+1/2। ठीक है, अगला हो जाएगा स्क्वायर्स वाला है तो n, यानी कि 21 तक है, n × n+1 × 2n+1, 21 दूनी 42 और 1 43 बटे में 6 है, और -2 बाद में कर लेंगे। अभी लिख ही देता हूँ, -2 = तो 21 × 22 कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ही लेके कर दूँ, चलो ठीक है, बाद में काट लेंगे। तो कॉमन लेके ही कर देते हैं भैया। 21 × 22 कॉमन आ रहा है, और हाफ भी कॉमन आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 21 × 22 बटे में 2, 21 × 22 बटे में 2 है, यहाँ पर बच जाएगा 1, प्लस में 21 × 22 बटे 2 43/3 -2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 46 बटे 3, तो हो जाएगा 21 × 22 × 46 बटे में 2 × 3। ठीक, इसको अब आप कैसे भी कर सकते हो, 2 से चला जाएगा 11 पर, 3 से चला जाएगा 7 पर, 7 एकम 7, 7 छके 42, यूनिट डिजिट 2 आएगा, 2 - 2 0, यूनिट डिजिट 0 आएगा, ये 2 तो कट गए, या तो ये होगा या ये होगा, सारे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। तो 7 छके 42, 7 चौके 28 और 4 32। अब मैं 11 से गुणा कर रहा हूँ, 2 4 3 और 2 5, 3 -2 = 3540। क्लियर है भाई। जनरली आपने स्कूल में एपीजीपी के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, अगर आपको याद नहीं है वो अलग बात है, आपने ये सब और ये सब एनसीईआरटी में पढ़ा है। अभी उठा कर देखोगे तो कई बार बच्चों को सरप्राइज होता है, अरे ये तो मेरे को याद ही नहीं। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इसका इंक्लूड कर लिया और सारी चीज़ें रिवाइज करवा दी, सिलेबस में अपने में है ही। अब हम बढ़ते हैं जी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, बहुत ही सिंपल है। एक तो अपने सिलेबस में है नहीं, फिर सिर्फ बेसिक हम जान लेते हैं, है ना। अगर जस्ट वो इंट्रोडक्टरी एक क्वेश्चन पूछ ले वो आना चाहिए। जैसे एक सीरीज बताता हूँ, एग्जाम्पल देना है तो नीचे दे देता हूँ। देखो ये है एपी, जैसे कि 7 3 10 3 13 3 16 एंड सो ऑन। तो ये है एचपी 1/7, इसका रेसिप्रोकल 1/10 1/13 1/16। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, यह है एपी 3/2, इसके अंदर मैंने 1 जोड़ दिया, या फिर 1/2 जोड़ दिया, 1.5 1/2 जोड़ दिया 2, फिर 5/2, फिर 1/2 जोड़ दिया मैंने, ये हो गया 3 एंड सो ऑन। तो ये है एचपी। क्योंकि यहाँ पर बच्चों को ये लगा होगा ये तो रिकॉग्नाइज करनी बहुत ईजी हो गई सर, डिनोमिनेटर एपी में है,
अब ऐसी सीरीज होएगी तो रिकॉग्नाइज करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ये रिकॉग्नाइज करनी थोड़ी सी मुश्किल होगी ना। तो जस्ट ये एग्जाम्पल्स है। तो एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। तो जी एच पी की जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी? 1/a प्लस डी। थर्ड टर्म है 1/a प्लस टू डी। चौथा टर्म है तो 3 बार डी जुड़ जाएगा एंड सो ऑन। एपी में जो हमने किया था। और nth टर्म क्या हो जाएगी? 1/. एपी की nth टर्म क्या होती है? एपी में nth टर्म क्या होती है? a प्लस n है तो n-1 बार डी जुड़ेगा a में, तो ये 1/a प्लस n-1 डी। इतना बस आपको पता होना चाहिए। और आपको हार्मोनिक मीन बता देता हूं। देखो, जैसे अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं? इनका अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य हम करते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 an बटे में n। यहां पर आप क्या करोगे? इसका उल्टा करोगे। n यहां पर नीचे लिख रहे हो, वहां पर ऊपर लिख दो n बटे में सम ऑफ टर्म्स कर दो। यहां पर सम ऑफ टर्म्स बटे में n करते हैं। सीरीज इसकी उल्टी है, इसका रेसिप्रोकल है, तो उल्टा कर दो n बटे में सम ऑफ टर्म्स है। और जो सम ऑफ टर्म्स करोगे वो भी रेसिप्रोकल करोगे। जैसे a1 a2 a3 an ये टर्म्स हैं, तो n बटे में 1/a1 1/a2 1/a3। ठीक। अगर आपके पास दो टर्म है a और b, तो इनका हार्मोनिक मीन क्या होएगा? इनका हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2n बटे में 1/a प्लस 1/b। अब अगर आप इनको सोल्व करोगे तो a प्लस बी तो नीचे आएगा और a भी ऊपर चला जाएगा, 2ab अपॉन a प्लस बी। बुक में आपको ये मिलेगा। इसको जब आप सोल्व करोगे, अब ये a भी ऊपर चला जाएगा, ये आपको बुक्स में मिलेगा। ठीक, ये क्यों है? इस कारण। तो ये मोर देन एनफ है, इतनी नॉलेज हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए। ठीक, हाँ, इतनी इंट्रोडक्शन हमें पता होनी चाहिए ये चीज़ क्या है, क्योंकि बाकी सारे एग्जाम्स के अंदर जिनमें एपीजीपी पूछी जाती है एसएससी के अलावा, उनमें एचपी की इंट्रोडक्टरी नॉलेज भी पूछ ली जाती है। सिर्फ इतनी ही पूछ ली जाती है प्रोग्रेशन में, तो ये उतनी मैंने आपको दे दी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर और फिर ख़त्म हो जाएगा अपना प्रोग्रेशन वाला कंसेप्ट। देयर आर टू नंबर्स इफ द रेशियो ऑफ देयर अरिथमेटिक मीन्स टू हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन मान लो वो दो नंबर मैंने ए और बी मान लिए, तो ये बोल रहे हैं अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का रेशियो है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? वो होता है a प्लस बी बाई टू बटे में, हार्मोनिक मीन क्या होएगा? 2 बटे में 1/a प्लस 1/b। मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ 2ab अपॉन a प्लस बी, लेकिन मैं आपके ऊपर ये थोपना नहीं चाहता। मैं खुद ये याद नहीं रखता, ऑनेस्टली बताऊँ तो ज़रूरत नहीं है। हमें बेसिक कंसेप्ट बताइए, कुछ ही सेकंड लगते हैं निकालने के लिए। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 25/9। तो एक बार इसको मैं सोल्व कर लूँ तो ऊपर हो जाएगा a प्लस बी बटे में ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 नीचे है। ठीक है, अब नीचे सोल्व हो गया, देखो a प्लस बी और a भी ऊपर जाएगा, इस 2 के साथ a भी चला जाएगा। और जो इसको मैं सोल्व करके बताऊं, 2 नीचे हो जाएगा a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे जो a भी आया है वो ऊपर चला जाएगा, तो नीचे 2 इंटू ए बी, ये नीचे रह जाएगा, ये a प्लस बी ऊपर चला जाएगा। दिस इज इक्वल टू 25/9। ओके, वो हमसे पूछ क्या रहे हैं? वो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन है a प्लस बी बाई टू और ज्योमेट्रिक मीन है अंडर रूट ए बी। यानी कि वो हमसे पूछ रहे हैं a प्लस बी बटे में 2 अंडर रूट ए बी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो इन दोनों को कंपेयर करो एक बार। ऊपर ए बी 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर ए बी का अंडर रूट है, तो यानी कि कुल मिलाकर स्क्वायर रूट है ऊपर वाले का। जो हमें पता चला है उसका स्क्वायर रूट है जो चीज़ हमसे पूछी है, इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 5/3। तो उत्तर इस ऑप्शन। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पूछ लिया आपसे, ठीक ठाक सा ही पूछ लिया है ना इसके बेस पर। भाई दैट्स ऑल, इसके अलावा आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। इसके जो QRPs हैं, जो नोट्स हैं, उनको जस्ट आप रिवाइज करें, दैट इज़ मोर देन एनफ। आपको अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ।
बाय बाय, टेक केयर।